नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो मेरे दोस्त, आप सबको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने वॉइस की 3 क्लासों पे बात कर लिया था। वॉइस की आज हम लोग चौथी क्लास का आगाज करने वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी हमारे शेर इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। सभी शेरों को जय हिंद। जितने भी शेर हमारे सेशन पर जुड़े हैं वो एक बार सभी जरा जोर लगा के लाइक और शेयर मार दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज पहुंचाया जा सके। तो चले मेरे दोस्त, आज की जो बात करेंगे वॉइस की चौथी क्लास पे बात करेंगे। वॉइस बिल्कुल हम कॉम्पिटेटिव लेवल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बातें कर रहे हैं। और इन क्लासों को मेरे दोस्त इस दावे के साथ संचालित किया जा रहा है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, अगर वॉइस का क्वेश्चन आएगा, वॉइस से कोई भी आपका प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल आप उसको फोड़ के लौटोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए सभी लोग कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, क्लास को नोट करते चलिए, बातों को समझते चलिए। और आज मैं बात करूंगा वॉइस की चौथी क्लास की। तो वॉइस की चौथी क्लास में जहां तक हम लोगों ने बात कल किया था उसी के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने जो बात पहले किया है, हम लोगों ने ये बात किया कि मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अगर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तब पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन पूरी बातों को हम लोगों ने एकदम कायदे से समझ लिया था। आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। काहे पे बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आता है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखा होता है, तो उसको पैसिव वॉइस किस तरह से बनाओगे। पहले इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव पे। तो एक एक तरफ से आपको पूरी बातें समझते चलना है। और एक और होता है जो इनडायरेक्ट स्पीच का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जो आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। तो मैं पूरी बात पहले इंट्रोगेटिव पे, इसके बाद इंपरेटिव पे, और इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच का पैसिव कैसे बनेगा, और ये पूरी बातें मेरे दोस्त मैं आज की क्लास में ही करने वाला हूं। तो चलिए, अब सभी लोगों का दिमाग इधर होना चाहिए, सभी को कमेंट सब कुछ छोड़ के केवल और केवल सबका दिमाग इधर होना चाहिए। तो चलिए, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाओगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करी जाए तो मान लो जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पहले मिलेगी, यानी जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इसमें मेरे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट एक एग्जांपल लिखिए। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको कभी लिखा मिल जाए डज ही ईट एन एप्पल। अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस दे दिया जाए मेरे दोस्त, तो बताइए इसका पैसिव आप कैसे बनाओगे। इसका पैसिव आपको बनाना है, आप देख पा रहे हैं कि डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कभी भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे पहचानोगे, यानी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड शुरू में मिले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिले, तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव है। अब इसको अगर बनाने की बात कही जाए तो क्या करना है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना है। जरा बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहां ले चलोगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले चलोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो बताओ जरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले चलोगे तो सबसे पहले बताओ ये हमारी वर्ब आई कि नहीं आई? वर्ब आई। अब बताओ वर्ब के बाद जितना कुछ आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले जो आएगा उसे सब्जेक्ट मानोगे। तो सबसे पहले लिखो यहां पे एन एप्पल को। किसको लिखोगे? एन एप्पल। अब जरा बताओ, एन एप्पल लिखा तो एक सेब की बात हो रही कि तमाम सेब की? आप कहोगे गुरुजी एक सेब की बात हो रही। तो एक सेब के लिए जिस तरह से यहां हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी थी, तो हेल्पिंग वर्ब यहां भी शुरू में लिख देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इसको कर देना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो इसके साथ एन एप्पल के साथ क्या, यानी इज एन एप्पल, आगे क्या, ईट नहीं क्या, ईटन बाई
ही का क्या कर दिया जाएगा, हिम कर दिया जाएगा। जल्दी बताइए सभी लोगों के समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इस ऑब्जेक्ट को जब इधर का सब्जेक्ट बनाओगे तो इसको देखो सिंगुलर है कि प्लूरल, ये किस में जाएगा उसमें ले चलो। उसकी सिंगुलर वाली अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, अगर ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लगा दो, प्लूरल लगा दो। दूसरा जल्दी से देखो, दूसरा सभी लोग एक्टिव वॉइस का नोट करिए, जल्दी से सभी लोग नोट करिए। डू दे राइट, डू दे राइट आ लेटर। चलिए जल्दी से बनाइए, इसको बना के दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है, आ लेटर बताओ पहले लाओगे, क्या लाओगे पहले, तो कहोगे गुरुजी पहले लाएंगे आ लेटर को। आ लेटर को पहले लाओगे। आ लेटर सिंगुलर, ये सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहां पे क्या करोगे, आपकी सिंगुलर वाली लगाओगे, यानी इज आ लेटर। इज आ लेटर, आगे क्या कर दोगे, आगे क्या करना है भाई, इज आ लेटर रिटन बाई किसके द्वारा, देख ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा, इंट्रोगेटिव आएगा तो बिल्कुल आपको उड़ा देना है। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले बदलती थी सेम उसी तरह से बदलना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो चलिए अब जरा मैं आपके सामने कुछ दूसरा सेंटेंस सबसे लास्ट लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव का। लिखिए हैज सी डन हर वर्क। इंट्रोगेटिव का सबसे लास्ट है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेरे बच्चे लेके आओ किसको, सबसे पहले लेके चले आओ हर वर्क को। हर वर्क सिंगुलर, तो बताओ ये हैज हैव काहे में चला जाता है, हैज बीन हैव बीन में, तो हैज हर वर्क बीन। भाई देखो हैज लगाओगे फिर सब्जेक्ट लगाओगे उसके बाद बीन लगाओगे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। हैज हर वर्क बीन, उसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे, हैज हर वर्क बीन। अब बताओ ये डन करोगे कि नहीं, डन बाई किसके द्वारा, हर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यहां तक की बात में हमारे किसी भी शेर को कोई दिक्कत है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगर यह बात आपको क्लियर हो गई तो इंट्रोगेटिव की बस इतनी सी बात है, पूरा परिवर्तन उसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। बशर्ते क्या है कि जो सब्जेक्ट लगाओगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखनी है। चलिए सभी को समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए बात आगे की करते हैं। आगे हेडिंग सभी लोग डाल दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपरेटिव सेंटेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखना है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता है। इंपरेटिव को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या तो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, या तो डू नॉट से शुरू होता है। इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा मेरे बच्चे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो आपको लेट लगाना है। लेट के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, लेट लगाना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अपनी तरफ से बी जोड़ना है, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लगा देना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देना है। यानी एक्टिव वॉइस में ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला जब कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव का एक्टिव वॉइस में होता है
तो मेरे बच्चे याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, लेकिन जब उसको पैसिव में बनाया जाएगा तो आपको क्या करना है, लेट अपनी तरफ से जोड़ लेना है, शुरू में लेट को ले आना है, उसके बाद वर्ब को छोड़ के लेट के बगल में ऑब्जेक्ट को रख लेना है और ऑब्जेक्ट के तुरंत बगल में अपने मन से आपको बी जोड़ देना है, उसके बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को इधर लिख देना है। तो चलिए स्ट्रक्चर समझ में आया, तो आप लोग जरा सेंटेंस देखिए। लिखा है गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। इसको देखिए, गिव का मतलब देना होता है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है। आपको क्या करना, इंपरेटिव बनाओगे। अगर कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लीज या काइंडली से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा कायदे से समझे चलो, नहीं तो यहां से निकल जाता है बहुत जल्दी। लेट अपनी मन से लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट, एक तो तुमको ये समझ में आ रहा, दूसरा ये। तो याद रखिएगा वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसको कभी लिखा ही नहीं जाएगा। यानी लास्ट वाले को देखो, लेट अ बुक, लेट अ बुक यानी लेट कर दिए, ऑब्जेक्ट कर दिए, उसके बाद अपने मन से बी लगा दो और उसके बाद ये वर्ब बची गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। यानी ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। अगला देखिए जरा, इसका दूसरा समझिए। बताइए इस वाले में क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? भाई गिव मी अ बुक आ गया, कभी भी मेन वर्ब से शुरू होगा तो इंपरेटिव। आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेट लिखना है। क्या करना, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे गुरुजी ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब अभी कभी भी इसमें पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके तुरंत बाद तो गलत माना जाएगा। यानी जब भी इंपरेटिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए तो इनडायरेक्ट को काट देना है, रखना किसको है, डायरेक्ट वाले को। तो लेट अ बुक, उसके बाद अपने मन से बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो, पॉलिश, पॉलिश माई शूज, पॉलिश माई शूज। चलो इसका बना के दिखाओ। ये तो भैया कई बार पेपर में पूछा गया है और इसको लोग कर नहीं पाते हैं। ये तो पता नहीं अनगिनत बार का पूछा गया क्वेश्चन से, इसको सभी लोग करके दिखाइए। पॉलिश माई शूज, जल्दी से इसको छाप दीजिए, पॉलिश माई शूज। पॉलिश माई शूज का पैसिव क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, सबसे पहले मेरे बच्चे आपको लेट लगाना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, माई शूज है। ऑब्जेक्ट क्या है, माई शूज है। लेट माई शूज, उसके बाद अपने आप से क्या लगा देना, बी लगा देना है। और वर्ब की पॉलिश का क्या हो जाएगा, पॉलिश का मेरे बच्चे क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। ये इसका क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया। यानी पॉलिश माई शूज का लेट माई पॉलिश, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। बताइए यहां तक की बात क्या समझ में आई या कोई दिक्कत आपको है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि यस सर इंपरेटिव में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए तो मैं आगे चलूं। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलें क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नोट करते चलिए सभी लोग, बिल्कुल विधिवत नोट्स आपको बनाते चलना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको लिखा है शो योर कार्ड। आप लोग कोचिंग आते हो तो कहा जाता है कि अपना कार्ड दिखाइए। चलिए ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको बनाइए पैसिव वॉइस में, इसको पैसिव में चेंज करिए। शो योर कार्ड, शो योर कार्ड का पैसिव क्या बनेगा, जल्दी से छाप दो सभी लोग। शो योर कार्ड का पैसिव क्या बनेगा? तो कुछ नहीं बच्चा, सबसे पहले शो का मतलब दिखाना होता है, ये हमारी मेन वर्ब है। अगर कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मन मर्जी से लेट लगाओ। क्या लगाओ, लेट लगाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, योर कार्ड। लेट योर कार्ड, लेट योर कार्ड बी, लेट योर कार्ड बी। अब बचा क्या, सो बचा कि नहीं? तो सो का बताओ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोप्ड हो जाएगा। बताइए क्या यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है?
अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा आगे चला जाए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अगर यहां तक में कोई दिक्कत है तो। कभी भी इंपरेटिव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी मेरे बच्चे इंपरेटिव का पैसिव बनाने की बात कहे तो इंपरेटिव का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए अपनी मर्जी से पहले लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर अपनी मर्जी से बी लगाओ, उसके बाद उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को, यानी इन चार चीज को छोड़ करके कोई बाकी की चीजें इसमें आपको ऐड नहीं करना है। चलिए एक इसका आपको और करके दिखाना है, जल्दी से, ये आपके लिए है। ओपन द डोर, छाप दो जल्दी जल्दी। ओपन द डोर का क्या होगा? ओपन द डोर, अगला लिखो शट द विंडो, शट द विंडो। जल्दी से बताइए, जल्दी 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 से दोनों को छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको भी और इसको भी, दोनों को जल्दी जल्दी से छाप दीजिए। ओपन द डोर और शट द विंडो का क्या होगा? कुछ नहीं, इस वाले का देखिए, लेट द डोर, लेट द डोर बी, ओपन का क्या हो जाएगा? ओपनड हो जाएगा। इसका देखिए, लेट क्या हो जाएगा? द विंडो, लेट द विंडो, उसके बाद बी, शट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? शट ही होता है। तो बताइए समझ में अब आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए चलिए जल्दी, सभी लोग, सब मेरी जो नजरें हैं वो सबके कमेंट्स में हैं, सभी लोग लगातार कमेंट्स में अपना जवाब देते रहें, क्योंकि यही आपको पढ़ना भी है, कॉन्सेप्ट भी, और यहीं पर आपको प्रैक्टिस भी करना है। अब बहुत ही आगे एडवांस लेवल पे बात मैं कर रहा हूं, जहां से बिल्कुल क्वेश्चन 100% बनने ही बनने होते हैं। तो चलिए आगे की बात अब हम लोग करेंगे। आगे की बात में क्या होना है जरा देखिए। चलिए पैसिव वॉइस का, ये इंपरेटिव का अगला रूल, यानी जो इंपरेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, इधर देखिए। अगर इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो आपको पता है कि पहले लेट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव से पैसिव में बन जाएगा। लेकिन बच्चा अगर कभी भी एक होता है, आपने सुना होगा प्लीज, क्या? प्लीज, एक प्लीज होता है, एक आपका काइंडली होता है। अगर प्लीज और काइंडली से भी सेंटेंस शुरू होता तो इंपरेटिव माना जाता है। तो यार जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी तो आपको पता है कि लेट ऑब्जेक्ट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, काम पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से आ जाए, जिस तरह के आजकल के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। जब भी इनका यूज तब किया जाएगा जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात करेगा। बात काहे की करेगा? पहली बात, प्लीज और काइंडली का यूज तभी किया जाता है जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त किया जाता है। तो चलिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट यानी प्लीज या काइंडली मिले तो आपको क्या करना है? जब भी प्लीज, रूल लिख लो, जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली मिले तो उसका पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटाकर उसके स्थान पर क्या कर देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली के साथ शुरू हो और उसका अगर पैसिव आपको बनाना है तो मेरी बात को याद रखना, आज के बाद कुछ नहीं करना है, उस प्लीज या काइंडली को हटा देना है।
प्लीज या काइंडली को क्या करना है, हटा देना है, और उसी प्लीज हो या काइंडली के बदले आपको क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी आपसे पूछे कि भैया प्लीज का पैसिव क्या होगा, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, प्लीज का पैसिव क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज का पैसिव क्या, तो प्लीज का पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आपको लिखा मिलेगा तो उसको पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा करके क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो प्लीज का पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड। जरा मुझे यह बताओ कि काइंडली का क्या होगा। काइंडली का पैसिव क्या, तो आप कहोगे गुरुजी काइंडली का पैसिव भी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। बात समझ में आई। यानी प्लीज का पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड और काइंडली का भी पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड। ये सामने आपके रूल लिखा है, प्लीज या काइंडली यानी किसी भी एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली मिले तो उसको पैसिव में बदलते समय उस प्लीज या काइंडली को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है। जैसे देखो लिखा, प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक में कोई दिक्कत किसी को। जल्दी से इसके एग्जाम्पल लो सभी लोग, इसके एग्जाम्पल सभी को लेना है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी आ टिकट, प्लीज गिव मी आ टिकट। चलिए इसको सभी बच्चों को पैसिव में चेंज करना है। प्लीज गिव मी आ टिकट, जल्दी से पैसिव में बनाइए इसको। ये मी लिखा है, मी, प्लीज गिव मी आ टिकट। कुछ नहीं करना, प्लीज मिला, प्लीज का पैसिव क्या होता, प्लीज के स्थान पर करो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद अपनी तरफ से प्रीपोजिशन टू लगाना है, अपनी तरफ से प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू लगाना है, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपको उसी तरह उतार देना है, गिव मी आ टिकट। अब याद रखिएगा, अब आपको कभी भी इसको गिवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे पहले ही एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया है। ये हमारा इसके रिक्वेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन आपने टू लगा दिया, यानी इसका स्ट्रक्चर प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगाओ, बाकी जो भी ये लिखा इसको उसी तरह से उतार देना है। दूसरा लिखो जल्दी से, दूसरा लिखिए काइंडली। काइंडली का भी दे दूं, नहीं कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने काइंडली का नहीं बताया। काइंडली शो मी, काइंडली शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। इसका बना के दिखाइए। इसका पैसिव सभी बच्चे बनाएं, इसका पैसिव सभी शेर बनाएं। काइंडली शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, जल्दी से बनाइए, जल्दी से सभी लोगों को छाप देना इसका जवाब। सभी बच्चे इसका जवाब छापें। चलिए सभी लोग, कुछ नहीं करना है। काइंडली का पैसिव, काइंडली की जगह करो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड करो, अपनी मर्जी से लगाओ प्रीपोजिशन टू, पूरा का पूरा सेंटेंस उसी तरह लिख दो, सो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर यहां तक में मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है। जल्दी से सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए कि यस सर प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो आगे बताओ। कुछ नहीं, प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो प्लीज या काइंडली की जगह जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली तुमको मिले तो पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करो, टू लगाओ, और प्लीज के बाद फिर जितना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा टू के बाद उसी को उतार देना है, बस। नहीं समझ में आता, लाइव क्लास के बाद वीडियो को फिर से देखिए, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, एक एक बात जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं और उसको आपको करके दिखाना है। एक सेंटेंस आपके लिए है, अलाउ, अलाउ मी टू
इंटर द रूम, द रूम आगे लिखा है प्लीज। बताओ अगर प्लीज एकदम लास्ट में आ जाए तब क्या करोगे मेरे बच्चे? अगर काइंडली या प्लीज आपको सेंटेंस के चाहे शुरुआत में मिले चाहे लास्ट में, जौने सेंटेंस में, इसीलिए मैंने बता दिया कि लास्ट में आ जाए तो आप चकित ना हो जाओ कि अरे यार हम तो एकदम, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए कि ये कैसे आ गया। कुछ नहीं, प्लीज शुरू में मिलेगा तब भी, लास्ट में मिलेगा तब भी। सबसे पहले प्लीज लास्ट में आया, वही हाल। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करोगे? अलाउ मी टू इंटर द रूम। बात समझ में आ गई? यानी प्लीज या काइंडली चाहे लास्ट में मिले चाहे शुरू में मिले, जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आपको दिखा मिल जाए तो आपको याद रखना वही ऑप्शन आपको पेपर में टिक करना है जो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू हो, बस। और देखे रहना कभी कभी यू आर रिक्वेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन दूसरा लगा देता है। प्लीज या काइंडली मिलेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू होगा लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन टू लगेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। चलिए आगे चलिए, ये वाला रूल भी हमारा हो गया। इंपरेटिव के जरा अगले रूल पे चलेंगे। इंपरेटिव का अगला रूल देखिए जो थोड़ा सा अच्छा खासा रूल ये भी है। चलिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस, भाई इंपरेटिव सेंटेंस एक हमने कौन सा देखा? अगर काइंडली या प्लीज से शुरू होगा। ठीक, एक हमने क्या देखा कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि होगा शुरू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही, लेकिन उसका जो अर्थ निकले वो एडवाइस का सेंस दे। काहे का? अगर एडवाइस का सेंस देगा तब कैसे बनाना है तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, लव योर पेरेंट्स। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यहां पे, एडवाइस का अर्थ देने वाले सेंटेंस का पैसिव। एडवाइस का अर्थ देने वाले सेंटेंस का पैसिव। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक आपके सामने एक्टिव वॉइस लिखा है, पैसिव में बनाना है। लव योर पेरेंट्स, तो इसका क्या बनाना हमें? लव योर पेरेंट्स में बिल्कुल का आपको अब कैसे बनाना है? कुछ नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लाना है। वर्ब आई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। योर पेरेंट्स शुड, योर पेरेंट्स शुड, और शुड नहीं मॉडल वर्ब, क्या इसका पैसिव, मॉडल का पैसिव क्या होता है? शुड बी, विल बी, शैल बी, कैन बी। बात समझ रहे हो? योर पेरेंट्स शुड बी, लब का क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लव्ड। योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड। और इसका समझ लो, अगर कभी भी प्लीज या काइंडली मिले तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो अगर एडवाइस का सेंस नहीं देगा तो लेट ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो लेकिन सेंटेंस का अर्थ एडवाइस निकले, ठीक है, सलाह निकले कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस तरह की बात, आपको अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, आपको अध्यापकों की बात सुननी चाहिए, ये सलाह की बात या इस तरह की बात जब भी आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ले आना है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद अपनी तरफ से एक फिक्स बात लगा देनी है, शुड बी, और उसके बाद ये जो वर्ब बचे उसी का थर्ड फॉर्म लगा देना है। सेम इसी पे बेस्ड आप चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए ऊपर। सेम इसी पे बेस्ड आपको दूसरा लिखना है। चलिए दूसरा लिखिए, जैसे कह दिया जाए हेल्प द पुअर। अब देखो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर ये कोई आदेश की बात नहीं करता है भैया कि यहाँ कोई ऑर्डर जमा रहा है, कमांड कर रहा है, ये बिल्कुल सलाह की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनाओगे? यार यही तो किसी को सलाह दोगे कि भैया गरीबों की मदद करनी चाहिए, यही तो सलाह दोगे, तो चाहिए के लिए तो हमेशा शुड लगता है, यानी द पुअर शुड, द पुअर शुड बी क्या? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बताओ समझ में सब क्या आया कि नहीं आया? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे बच्चे
प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जिन बच्चों ने इससे पहले की 3 क्लासें देखा, आज चौथी क्लास को देख रहे हैं, एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी तरह से कोई इसमें फालतू की बात ना मैं लिखाता हूं, ना पढ़ाता हूं, ना समझाता हूं। एक एक आपको मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि ऐसा समझो कि पेपर में जब भी जाओ तो पेपर को बिल्कुल एकदम उड़ा के चले आओ। बात समझ में आ गई? इंपरेटिव सेंटेंस की बात यहां से खत्म होती है। चलिए, कितने लोग कहते हैं कि सर मुझे इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंपरेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव में कितने ऐसे हमारे शेर हैं जिनका कहना है कि सर यहां तक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल वॉइस को सभी बच्चे गंभीरता से लेंगे क्योंकि एग्जाम कोई भी हो, वॉइस का एक क्वेश्चन तो फिक्स, वॉइस बिल्कुल एयरफोर्स नेवी इन सब में एक क्वेश्चन वॉइस का बिल्कुल फिक्स होता है। बाकी और कुछ एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के जहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं इसके। चलिए, यहां तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ी जाए बातों को लेके। अब हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। आपको मैं वॉइस में ऐसी ऐसी चीजें अब की बता दूंगा, कोई भी मैं ऐसी बात नहीं रखूंगा मेरे बच्चे जिसको आप ना कर पाओ। ये वॉइस का पैसिव, इनडायरेक्ट का पैसिव कैसे बनता है, कोई भी सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, ये बात आपको नहीं पता होगी। लेकिन मैं आज इस बात को आपको पूरी तरह से, इस बात से आपको मैं परिचित करा के रहूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि एक एक बात को पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं पढ़ाऊं, क्योंकि पेपर का लेवल मेरे बच्चे इतना ऊपर चला गया है कि बिल्कुल लप्पू झन्ना वाली बातों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और जहां पर लप्पू झन्ना चीजें मिले, जिस किताब में मिले, जहां पर दिखाई दे उनको तुरंत काटो पीटो फाड़ो। आप पेपर का पैटर्न देखिए, नए नए जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको देखिए, तो उससे आप देखिए कि हाँ मैटर सही है कि नहीं है। आपको आंख बंद करके काम नहीं करना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए पूरी तरह से जागना है और बिल्कुल आंखें खोल के काम करना है। चलिए, पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कह दिया जाए आई आस्क्ड हरी इफ ही वाज वेल। आपके कुछ बहुत समझ में आया होगा कि गुरुजी जो बात कह रहे हैं ये इफ लगा है, यानी जब डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाते हैं। हाँ, ये वही है। चलिए, इसका बनाना है आपको पैसिव, और मुझे पूरा यकीनन विश्वास है कि आपने कभी भी इस स्ट्रक्चर को अपने जीवन में देखा नहीं होगा कि इनडायरेक्ट का भी पैसिव बनता है, प्लीज काइंडली वालों का पैसिव बनता है, एडवाइस का सेंस देगा तो शुड बी लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, और एडवाइस का सेंस नहीं देगा, नॉर्मल सेंटेंस कमांड या ऑर्डर का सेंस देगा तो लेट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बातें आज मैं आपको ऐसी सी बातें, चलिए इसका बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका है बच्चा कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। एक सेंटेंस इधर, दूसरा सेंटेंस इधर, आपको जो भी करतूत करनी है इसमें, ये बताओ आपकी वर्ब मिली कि नहीं मिली। आपको ये यानी कंजंक्शन के पहले वाले को देखना है, और जब भी इनडायरेक्ट स्पीच का पैसिव बनाना होगा तो दो सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन लगा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह कंजंक्शन इफ लगा है, वेदर मिल जाए, दैट मिल जाए, बात समझ रहे हो, कोई भी कंजंक्शन यहां पे आपको मिल जाए तो आपको कंजंक्शन के उस पार वाले को नहीं छूना। इधर वर्ब के बाद हरी आया है, हरी को लाओ पहले। अब बताओ हरी को ले आए हो, इधर हरी को बताओ सब्जेक्ट बना लिया, इधर के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आस्क्ड बताओ सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा बताओ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहां ले चला जाता है, वाज या वर में। कहां? वाज या वर में। तो क्या करोगे, हरी सिंगुलर है तो हरी वाज, क्या करोगे, आस्क्ड, हरी वाज आस्क्ड। लेकिन अब ये जो इधर का दिया गया है तो आपको बाय मी वगैरह कुछ नहीं करना, इसको भूल जाना है। यानी कंजंक्शन के इस पार जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिखा जाएगा, इसको आपको भूल जाना है।
आपको उसी तरह इफ लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार देना है। समझ में बात बताओ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो दूसरा लिखो इसी का सेम। दूसरा लिखिए सभी बच्चे, दूसरा लिखें। लिखे ही आस्क्ड मी when I would return। चलिए सभी लोगों को इसका पैसिव बनाना है, जल्दी से इसका पैसिव बना के दिखाइए। ही आस्क्ड मी व्हेन, बताओ ये व्हेन बीच में, जब दो सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन माना जाता है। आपको इधर वाले को बिल्कुल भूल जाना है, पूरे को जो भी बदलना है केवल इसको बदलना है। मी को करो आई के साथ लगाओगे वाज, आस्क्ड को क्या करोगे आस्क्ड। इस वाले सब्जेक्ट को अब नहीं लिखा जाएगा, सीधे व्हेन करो, व्हेन के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस इसी तरह से आपको उतार देना है। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए क्या यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, बिल्कुल सभी साथी नोट करते चलें, और कोई भी दिक्कत है तो एक आप सभी तुरंत कमेंट करिए। एक बार सभी साथी जोरदार शेयर करें और लाइक करें अपने साथियों में, और सभी साथी एक बार जय हिंद का कमेंट करें ताकि हमें लगे कि हाँ सभी शेर हमारे बिल्कुल लड़ाई के लिए एकदम तैयारी पे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, और बताइए क्या यहां तक की बातों में आपको कोई डाउट्स है? जल्दी से मुझे बताइए। एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। लिखा है सोहन आस्क्ड when Sohan asked him why he was behaving like that। चलिए इसका बनाइए, कुछ नहीं करना, कंजंक्शन आया उधर का छोड़ो, इधर को देखो। हिम है, सबसे पहले ही करो, वाज करो, ठीक, आस्क्ड करो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करना, इस सोहन ओहन का काम खत्म करो, वाई लगाओ, ही करो, वाज बिहेविंग, यानी पूरा जितना भी अब इधर लिखा है पूरे को बदल देना। अगर कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच का पैसिव बनाने के लिए आए तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कंजंक्शन के इधर वाले का पैसिव बनाना है और बाकी इधर को छोड़ देना है। लेकिन इधर भी जब कंजंक्शन के इधर वाले का बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, लेकिन अब आगे बाय करके इस सब्जेक्ट को नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको ये कंजंक्शन लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस उधर उतार देना है। तो बताइए क्या यहां तक की बात में हमारे किसी भी शेर को कोई दिक्कत है? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब बच्चा वॉइस की हमारी आज चौथी क्लास एंड होती है। वॉइस की जो हमारी पांचवी क्लास होगी, अगली जो पांचवी क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन पे। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने जो बातें किया था तो क्या लगाते थे? बाई लगाते थे। लेकिन अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं, जैसे आपके सामने नो लिख दिया जाए, अब पूछा जाए तो नो के साथ आपका बाई नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब लगती हैं जिनका रूल तो वही होता है लेकिन बाई के अलावा प्रीपोजिशन कुछ और लगेगा। तो मेरे बच्चों एक क्लास वॉइस की और बची है, आज 4 क्लासें पूरी, और वॉइस को मैंने संपूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस मैंने टारगेट 5 क्लासों का रखा था, और बिल्कुल कल 5वीं क्लास में आपकी वॉइस बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। और सभी साथी बिल्कुल रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर बिल्कुल आना मत भूलें। लगातार 9 बजे से अपनी उपस्थिति दो और कॉपी पेन के साथ पूरी क्लास को गंभीरता से देखा करो, क्योंकि यहां से बिल्कुल आपकी नैया पार लगने वाली है। तो चलिए आज की बात को मैं यहीं तक रखता हूं, बाकी की बात करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।
रोक दो। ठीक।